हाँ? चलिए मेरे लाल देख लीजिए। देखिए प्राकोष की संरचना और क्या है, प्राकोष। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्राकोष पहले देखिए, प्राकोष की देखिए, प्राकोष के पहले देखिए इसको क्या बोलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे भैया, पुमंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, पुमंग। पुमंग क्या है, ये पुष्प का मेल भाग है। क्या है, मेल, यानी कौन सा, नर भाग है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं भैया, हम लोग पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब बस में पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। पुमंग दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तंतु और एक प्राकोष। एक तंतु और एक किससे, प्राकोष। तंतु क्या होती है भैया, ये जो तंतु होती है प्राकोष को पुष्पासन से जोड़कर रखता है। अब इसमें जैसे ये प्राकोष है तो प्राकोष से एक धागे नुमा संरचना निकलती है, पतली तंतु के नुमा संरचना निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। अब इसमें और तंतु के ऊपर, ठीक है, तंतु के ऊपर क्या होती है, द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी क्या होती है, प्राकोष होती है। प्राकोष कितने पालियों में बटा होता है, दो पालियों में। प्राकोष कितने पाली में बटा होता है, दो। प्रत्येक पाली में दो प्राकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में दो प्राकोष्ठ होते हैं। अब बस में देखिए, यहां देखिए दिखाया गया, ये देखिए, ये देखिए, यहां से ये, फिर यहां से इधर जाएगा, ठीक है। देख लीजिए प्राकोष्ठ देखिए दो पाली में है कि नहीं है, दिख रहा है, दो पाली ना। और प्रत्येक पाली में देखिए, ये इधर वाले दो, इधर वाले पाली में प्राकोष्ठ है कि नहीं है, ये क्या है, प्राकोष्ठ। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है, प्राकड़ का निर्माण होता है। आप देख रहे प्राकड़ बना है, देख रहे ना, निकल रहे हैं, इतना समझ में। अब देखिए, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राकोष के अंदर, यहाँ आइए, अब इसकी पूरे वो समझिए किस प्रकार से प्राकड़ का निर्माण होता है। अब बस में प्राकड़ के निर्माण की विधियां है, ये प्राकड़ के निर्माण की विधियां, ये आपको समझ में आया, आया कि नहीं आया। ये क्या है, आप केवल नॉर्मली क्या है, प्राकोष यानी पुमंग के बारे में समझे। पुमंग के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक प्राकोष होता है, एक तंतु होता है। प्राकोष द्विपाली होता है, प्रत्येक पाली में दो प्राकोष्ठ होते हैं। कितने प्राकोष्ठ होता है, दो प्राकोष्ठ होता है। आई बात समझे। और उन्हीं प्राकोष्ठों को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है, प्राकड़ का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है, प्राकड़ का। आई बात समझे। चलिए अब देखते हैं प्राकड़ का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। प्राकोष के बारे में समझ चुके हैं, हाँ, पूरा ना मिटाएंगे ना, ये हेडिंग डाल दिया, अब अगली हेडिंग रहेगी लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण। आई बात समझ में, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एमएमसी। चलिए देखिए अब होता क्या, प्राकोष में इनिशियल शुरुआती अवस्था में जब प्राकड़ का निर्माण नहीं हुआ रहता, अब बस में इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में क्या होती है भैया, क्या होती है, विभजोतकी कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है, विभजोतकी कोशिकाओं का समूह होता है। विभजोतकी कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किस क्षमता पाई जाती है, विभाजन की, इसीलिए इसका नाम है विभजोतकी। ऐसे ऊतक, पौधे में दो ऊतक पाए जाते हैं। पौधे में दो ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक विभजोतकी ऊतक होती है और एक अस्थायी ऊतक होती है। अवध में, जबकि जंतुओं में चार प्रकार की होती है। जंतु में कितने ऊतक होते हैं, चार प्रकार, पौधों में दो,
पहला क्या है विभज्योतकी ऊतक, दूसरा क्या होता है आपका अस्थायी ऊतक। तो इसीलिए विभज्योतकी का मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाए, और जिसमें नहीं पाई जाएगी वो अस्थायी ऊतक है। तो प्राकोष के अंदर यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाई जाती है, क्या पाया जाता है भैया, विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है। ये क्या करता है, ये क्या करेगा मेरे लाल ना, ये विभज्योतकी कोशिकाएं आगे चल के अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं, किसमें, प्रपश्च कोशिका में। किसमें बदल लेती है भैया, प्रपश्च कोशिका में। और ये प्रपश्च कोशिका आगे चल के क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन करती हैं। अभी कल जिक्र किया था समसूत्री विभाजन क्या होता है, किया था ना। तो प्रपश्च कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या करती है, देखिए दो कोशिका बनाती हैं। कौन सी कोशिका बनाती है, दो कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राथमिक परिधि कोशिका, प्राथमिक परिधि कोशिका, और दूसरा बनाती है स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस कोशिका। अब इसमें लघु बीजाणु जनक कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु जनक कोशिका और प्राथमिक परिधि कोशिका, प्राथमिक परिधि कोशिका। और देखिए इसके ऊपर क्या बोलते हैं, विभज्योतकी कोशिका के सबसे ऊपर यानी क्या होती है, उपत्वचा। देखिए सबके ऊपर तो उपत्वचा, एपिडर्मिस का मतलब जैसे हम लोग की स्किन है ना, त्वचा ना, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस, उपत्वचा। अब देखिए प्राथमिक परिधि कोशिका ये किसका निर्माण करती है मेरे लाल, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक परिधि कोशिका ये क्या करती है, परागकोश के आवरण को बनाती है, भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है। कौन कौन भित्ति है, देखिए ध्यान से, एंडोथीसियम आंतरिक भित्ति, एंडोथीसियम का मतलब क्या होता है, आंतरिक भित्ति। इसके बाद क्या होता है, मिडिल लेयर, मध्य स्तर या मध्य भित्ति। अब बस में अगला क्या होता है, टेपिटम। टेपिटम क्या होता है, ये बन रहे या निर्माण हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। अब बस में लघु बीजाणु को पोषण कौन प्रदान करता है, टेपिटम। अब बस में टेपिटम का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, प्राथमिक परिधि कोशिका करती है। अब बस में देखिए प्राथमिक परिधि कोशिका क्या करती है मेरे लाल, क्या करती है, ये किसका किसका निर्माण करती है, अंतः स्तर का, मध्य स्तर का और टेपिटम का। आया समझ में, आया ना। तो ये किसका निर्माण कर देगी, टेपिटम क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। अगला देखिए जो स्पोरोजिनस कोशिका है ये आगे चल के क्या बनाता है भैया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। आई बस में यहाँ इसलिए मैं लिखा हूं MMC, यही है, M फॉर माइक्रोस्पोर, M फॉर मदर, C फॉर सेल। आई बस में तो जो स्पोरोजिनस है, आई बस में लघु बीजाणु जनक कोशिका है, ये क्या बनाती है भैया, क्या बनाती है, क्या बनाते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यहां तक समझ में आया, ये तो फिर चलता है। चलिए ध्यान दीजिए, परागकोश में मेरे लाल क्या होता है, क्या होता है, विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है। ये विभज्योतकी कोशिकाएं रूपांतरित होकर, क्या करके, रूपांतरित होकर क्या बना लेती है, प्रपश्च कोशिका बना लेती है। प्रपश्च कोशिका में क्या होता है भैया, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहला क्या है, प्राथमिक परिधि कोशिका, पहला क्या है, प्राथमिक परिधि कोशिका। दूसरा क्या है, स्पोरोजिनस कोशिका, जैसे कहते हैं लघु बीजाणु जनक कोशिका, लघु बीजाणु जनक कोशिका। ये प्राथमिक परिधि कोशिका क्या करती है, परागकोश के दीवार का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, परागकोश के आवरण का या भित्ति का निर्माण करती है। पहला आवरण क्या बनाती है, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। टेपिटम क्या करता है भैया, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। आई बात समझे, ये पोषण प्रदान करता है।
और उसके बाद जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। आई बस में क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। आया समझ में? अभी 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 वो नहीं बना है लघु बीजाणु। एक चीज और सुन लीजिए, एक हेडिंग आपसे पूछता है 1 नंबर में, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? आई बस में, लघु बीजाणु मातृकोशिका से, लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मातृकोशिका से, मातृकोशिका कैसे बना, जान गए ना, इससे लघु बीजाणु जनक कोशिका से ना। लघु बीजाणु जनक कोशिका क्या बनाती है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। अब इस लघु बीजाणु मातृकोशिका से जब लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आया समझ में? अब इसके आगे वाला प्रोसेस देखिए, इतना समझ में आया? अभी परागकण नहीं बना है, ना ही लघु बीजाणु बना है। अब यहाँ होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होगा। चलिए भैया देखिए, कितना मिटाए? चलिए अब देखिए ये देखिए एमएमसी। एमएमसी क्या होगा? एमएमसी में भैया ना, ये अभी देखिए समसूत्री विभाजन हुआ था, अब इस एमएमसी में होगा समसूत्री विभाजन, फिर नहीं अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा भैया? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसको मिटा ही दे पहले, ये समझ में आ गया सबको? देखिए मेरे यार, ये बना था एम एम सी, ये 2n है। क्या है? समसूत्री विभाजन से बनाना ये तो 2n है। अब इसमें क्या होगा भैया? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा भैया? 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। क्या होगा? 4 लघु बीजाणु। कितने? 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। 4 के 4 क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागकण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? आपका लघु बीजाणु, या उसी को और किस नाम से जानते हैं? परागकण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ये समझ में आ गया? अब देखिए परागकण की संरचना, किसकी संरचना भैया? परागकण की संरचना के बारे में जान लीजिए थोड़ा। देखिए परागकण ऐसे आपको दिखेगा, परागकण की संरचना। देखें, देखिए परागकण के बारे में देखिए भैया। परागकण, परागकण क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है, आगुणित है। देखिए परागकण का निर्माण किससे हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ ना, तो आगुणित नहीं हुआ। कल बताया था ना, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? आगुणित कोशिकाएं बनती है, आधा गुणसूत्र ना। तो परागकण नर युग्मक होता है। कैसा युग्मक होता है? नर युग्मक होता है। और सुनिए, नर युग्मक के साथ साथ ये आगुणित होता है। क्या होता है? आगुणित। ये तो सुनाया। अब देखिए परागकण के 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं भैया? 2। बाहर वाला बाह्य चोल। क्या है भैया? बाह्य चोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाइन। क्या बोलते हैं? एग्जाइन। अब इसमें अंदर वाले को अंतःचोल, इंग्लिश बोलते हैं कंटाइन, नहीं इंटाइन। अंतःचोल ये क्या है? इंटाइन। गलती से कंटाइन लिखा जाए तो फिर गलत है, इंटाइन। अब देखिए इनके बीच में छिद्र होता है। क्या होता है?
छिद्र, जिसे बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। इस जनन छिद्र को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव पोर्स, क्या कह सकते हैं? जर्म पोर। आई बस में जर्म पोर। और इसमें देखिए एक कोशिका होती है वर्धी कोशिका। क्या होती है? वर्धी कोशिका, जो आगे क्या करेगी? किसका निर्माण करने में भाग लेगी? पराग नलिका के निर्माण में भाग लेगी। वर्धी कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल्स। बस में अगला है भैया जननी कोशिका। कौन कोशिका? जननी कोशिका, जननिक कोशिका। इंग्लिश में होता भैया जेनरेटिव सेल्स। कौन सेल? जेनरेटिव सेल्स। ऐसे देखिए कितना होता है परागकण। परागकण में क्या होता है भैया? बाहर वाले को बाह्यचोल, अंदर वाले को अंतःचोल। आई बस में, और इनके बीच में छिद्र होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में जर्मपोर कहते हैं। एक वर्धी कोशिका होती है और एक जननी कोशिका होती है। वर्धी कोशिका क्या करती है? परागनलिका के निर्माण में भाग लेती है। किसके निर्माण में? परागनलिका। और जो जननी कोशिका होती है जनन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? जनन में भाग लेती है। आई बस में। और देखिए, और सुन लीजिए, अपने एक बीजपत्री और दो बीजपत्री जानते ना? एक बीजपत्री में जो एक बीजपत्री पौधे का परागकण होगा, एक बीज पौधे के परागकण में एक जनन छिद्र होता है। ये याद रखें, बहुविकल्प में पूछा जाता है। अब इसमें एक बीजपत्री के परागकण में कितने छिद्र पाए जाते हैं? एक छिद्र, मतलब छेदना, जनन छिद्र, ठीक है। और द्विबीजपत्री में 3 होता है, 2 से 3। द्विबीजपत्री में 2 से 3 होता है। आई बात है। और इसी जनन छिद्र से क्या निकलता है? परागनलिका बाहर आती है। आई बात है। और सुनिए, बाह्यचोल किसका बना होता है भैया? स्पोरोपोलैनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलैनिन, स्पोरोपोलैनिन का बना होता है। अभी तक इसको नष्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं बना है, ना तो आर्टिफिशियल ना ही नेचुरल। अब इसमें ना नेचर में ऐसा कोई एंजाइम है जो इसके आवरण को नष्ट कर सके, ना ही कोई कृत्रिम रूप से ऐसा कोई एंजाइम या केमिकल बनाएगा जो इसको नष्ट कर सके। अब इसमें तो बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलैनिन का। अंतःचोल किसका बना होता है मेरे लाल? पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज। आ गया समझ में ना? बस यही है। बस अब जाइए, अब इसके बाद कर हाँ नंबर है।